नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए नागरिक शास्त्र कक्षा 12th वालों के लिए पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुक्रमांक डालना रहता है और ये पेपर आएगा आपका। इसके लिए समय जो निर्धारित है वो 3 घंटा 15 मिनट है और यहाँ पे 100 अंक का ये पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट दिया है, कह रहा है 15 मिनट जो हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद निर्देश दिए हुए हैं और निर्देश में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। तो पहले में कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 11 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय, ये अति लघु थे, ये लघु उत्तरीय हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 27 से 30 तक दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न ही देखते हैं। नोट में दिया है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, जो कि 1-1 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन इधर नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिए हैं, 10, 12 और 14 और 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है, कुल उनमें से 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी सदस्य। ठीक है, 5 होते हैं स्थायी सदस्य। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके लिए मिली हुई है वीटो पावर। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे सीधे। इसमें कह रहा निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो सार्क का सदस्य इनमें से भारत दिया हुआ है और म्यांमार, बांग्ला और पाकिस्तान। तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, सार्क का सदस्य भारत भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान है, लेकिन म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? 1946 है, 1945, 1944 और 1947। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो 45 वाले को आप टिक कर लेंगे, 1945। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ये भी 1 नंबर के ये क्वेश्चन, आगे इनके मतलब नंबर भी लिखे हुए हैं। तो वर्ष 1960, वर्ष 1970 और वर्ष 1978 और वर्ष 1980। तो ये शुरू होता है वर्ष 1970 में। ठीक है, तो ऑप्शन इज बी राइट है, तो बी वाले पे टिक कर लेंगे, ऑप्शन बी पे टिक करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, संपूर्ण क्रांति के जनक थे, यानी कि जो संपूर्ण क्रांति है उसके जनक कौन हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 है। इसी प्रकार हमारा कह रहा है इसमें वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो भारत का सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना। ठीक है, और प्रश्न मैंने इनसे संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और लघु उत्तरीय, अति लघु सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं वैसे। ठीक है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस पेपर को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पूरा सॉल्व पेपर लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पे गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें डी वाला हमारा सही है। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। उसके बाद है 7वां प्रश्न, निम्न में विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है। तो ईरान, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। तो इसमें भी ऑप्शन सी वाला सही है, संयुक्त राज्य जो है
तेल का पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, ठीक है, उत्पादक है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है 47 में, और 1949 में, 1951 में और 1954 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1949 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन की जो क्रांति है 1949 में हुई थी, ठीक है, तो आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्रमांक 9 है ना, जिसमें कह रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी? तो यहाँ पर काहिरा 1964 और लुसाका 1970, हवाना 1979 और बेलग्रेड 1961। तो जो बेलग्रेड वाला है ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि बेलग्रेड में मतलब इसकी नींव पड़ी और सन रहती है उस समय 1961, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुई बेलग्रेड। अब देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 10, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? ठीक है, यानी कि ये पूरी भारत संघ है, तो इसमें गोवा कब सम्मिलित हुआ है ना। तो जो गोवा है ना यहाँ पे, तो जो गोवा है भारतीय संघ में 1977 यहाँ ऑप्शन दिए, 1987, 1980 और 1962, तो 1987 में शामिल हुआ भारतीय संघ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, अति लघु हैं ये वाले पहले, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे 2 अंक के हैं, सारे 2 अंक यहाँ पे लिखा है, 2 अंक वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला हमारा है 11वां प्रश्न इसमें अति लघु में, शीत युद्ध के कोई 2 कारण लिखिए। ये इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। नेपाल स्वतंत्र कब बना? 12वां क्वेश्चन है, 2 अंक का है ये भी। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। उसके बाद 14, सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया जाता है? ठीक है, तो सोवियत संघ का आरोप किस पे लगाया जाता है? गोर्बाचेव पर। क्यों लगाया जाता है? तो मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है सोवियत संघ, ये तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखेंगे, 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कौन से 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, ये 2 नंबर का है, 2 महत्वपूर्ण समझौता बताने हैं, 2 महाशक्तियाँ यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कितने मॉडल मौजूद थे? यानी कि जब भारत को नई नई आज़ादी मिली तो भारत के पास विकास के कितने मॉडल उपलब्ध थे? तो विकास के 2 मॉडल उपलब्ध होते हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में आपात की घोषणा कब की गई? यानी कि आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 18 है, जिसमें कह रहा है भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों पर विचार कीजिए या उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि भारत और चीन के बीच विवाद क्यों होता रहता है? क्योंकि एक तो कारण यही है कि भारत और चीन के बीच हमेशा सीमा विवाद है ना, क्योंकि जो चीन है कई मतलब अपनी सीमा जो है भारत के अंदर तक बताता है कई बार, तो सीमा विवाद को लेकर के विवाद चलता रहता है ना। और दूसरा है जो चीन है वो पाकिस्तान की परमाणु परीक्षण में मदद करता है, तो यही 2 विवाद चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है 19वां क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपको बताना। उसके बाद है एनपीटी और सीटीबीटी का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि इसका पूरा नाम बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, ठीक है। तो लघु उत्तरीय में हमारा पहला प्रश्न है, नए राष्ट्र के रूप में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये 5 अंक वाले प्रश्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षिप्त में चर्चा करें। यानी कि भारत का विभाजन यानी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो उसके क्या परिणाम हुए उसके बारे में आपको बताना है, और ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में बताइए। ठीक है, जब सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी तो उसके बाद कुछ तर्क दिए थे कि हमने इसलिए आपातकाल लगाया है ना, तो उनके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया है, गुटनिरपेक्ष वाला भी पढ़ा दिया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 26, नई कृषि नीति ने
नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई? ठीक है, तो नई कृषि नीति के बारे में ये क्वेश्चन 5 अंक वाले हैं ये वाले, ठीक है, लघु जितने अति लघु हैं, ठीक है। अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि 27 से 30 तक हैं। ये 27 से 30 तक है हमारे, मतलब कैसे क्वेश्चन है ये, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला है वर्ष 1947 भारत के विभाजन के कारणों का आकलन कीजिए। या 1947 में भारत का विभाजन हो गया, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 28, इसमें कह रहा नीति आयोग के उद्देश्यों एवं कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 6 अंक वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के व सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा तथ्य देकर के प्रमाणित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है 6 अंक वाला। उसके बाद है बांग्लादेश के मुख्य कारण बताइए, बांग्लादेश के उदय के मुख्य कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 था, ठीक है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 नंबर के होते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 8 अंक निर्धारित हैं इसमें, ठीक है। तो आपातकाल के बाद राजनीति में जनता पार्टी सरकार के गठन एवं पतन के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। जब आपातकाल लग जाता है उसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार बनती है और उसके बाद उसका पतन भी हो जाता है, सरकार गिर भी जाती है, क्यों गिर जाती है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके अथवा में दिया है, जिसके अथवा में लिखा हो इस तरह से ना, तो उनमें से दोनों में से एक करना है। ये 31 क्वेश्चन है, इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, ठीक है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बहुत ही और मानव निर्मित, यानी कि यहाँ पे मानव निर्मित पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन से हैं, यहाँ पे भौतिक है, ठीक है। भौतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको बताने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 32, ये भी 8 नंबर का है, ठीक है, और ये भी 8 नंबर का था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ? तो भाषा के आधार पर होता है राज्यों का पुनर्गठन, लेकिन आपको व्याख्या करना है, ठीक है। 2 से 2.5 पेज लिखना है इसके ऊपर, क्योंकि 8 अंक वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद है हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो हरित क्रांति के बारे में मैंने पढ़ा दिया, हरित क्रांति क्या है, और इसके सकारात्मक पहलू भी बताए, नकारात्मक पहलू भी बताए। सकारात्मक पहलू यही है कि हरित क्रांति से पैदावार बढ़ गई थी, है ना, गेहूं वगैरह की। और नकारात्मक पहलू यही है कि जो हरित क्रांति का असर भारत के कुछ ही राज्यों तक सीमित था और कुछ ही फसलों तक सीमित था, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की गई है। और इस सीरीज़ से आप नहीं जुड़े हैं तो बस एक ही जरिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिट करे रहेंगे, तो जितने भी महत्वपूर्ण सीरीज़ में हम वीडियो देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर